हेलो क्लास। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम की थ्योरी। ठीक है, नेशनल इनकम की थ्योरी मीन्स नेशनल इनकम में जो पॉइंट आते हैं उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, क्या क्या इसमें कंपोनेंट आते हैं, क्या इनका मतलब होता है। ठीक है, इसमें कि हम पढ़ चुके थे क्लास क्या, जिसमें हम पढ़ चुके थे इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, इसी में आज हम आगे क्या पढ़ेंगे, इसी में आज हम पढ़ेंगे पहले नेशनल इनकम। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम होता क्या है। ठीक है, नेशनल इनकम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें ये नेशनल इनकम है क्या। इट इज द सम टोटल। देखो सम टोटल का मतलब क्या है, सभी का जोड़ के, सभी का जोड़ के। ठीक है, सम टोटल ऑफ इनकम। अब देखो इनकम किसकी, सभी की इनकम जोड़ने के बाद ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंस, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री विद इन डोमेस्टिक ऑफ अ कंट्री। मतलब जो कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस हैं, नॉर्मल रेजिडेंस, उनके द्वारा जो इनकम प्राप्त करी जा रही है वो क्या है, उसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं क्लास, नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कौन रेजिडेंस, पहली बात जो डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। ठीक है, पहली बात मतलब अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, देखो इट इज द एरिया। देखो ये क्या है, एक एरिया है। ठीक है, सबसे पहली बात एरिया है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज। देखो मतलब एक डोमेस्टिक टेरिटरी हम किसको बोलते हैं, जिस एरिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो, विच जनरेट डोमेस्टिक इनकम, विच जनरेट डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब समझो हमारी जो इकोनॉमी है, अब ये क्या है, ये लेट सपोज करो ये हमारा इंडिया है। क्या है हमारा, ये इंडिया। ठीक है, इस ज्योग्राफिकल लिमिट जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब ये वो सारी जगह जहां पर भारत सरकार का क्या है, अधिकार है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, जैसे कि हम बात करें अपनी कंट्री के अंदर या फिर हमारे क्या होता है, अब हर देश की दूसरे देश में एक क्या होती है, एजेंसी होती है। क्या होती है, एजेंसी। अब एजेंसी भी दो टाइप की होती हैं, एक होता है क्लास एम्बेसी, एक होता है एम्बेसी और एक होता है हाई कमीशन। मतलब जो देश इंडिया से टूटकर बने हैं, मतलब जो देश किसी कंट्री से हटकर बने हैं, मतलब उसी कंट्री का पार्ट हैं, पर अब क्या हो चुके हैं, अलग राष्ट्र हो चुके हैं, तो उनमें जो होगा वो होता है हाई कमीशन। जैसे कि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश सब क्या बने, श्रीलंका है, इंडिया से हटकर बने हैं। मतलब ये देश पहले इंडिया का ही पार्ट थे, अफगानिस्तान पहले इंडिया का पार्ट था। ठीक है, सब क्या हुए हैं, ये हटकर इंडिया से अलग होकर अब अलग देश बन चुके हैं। तो उन देशों में हमारा क्या होगा, उन देशों में होगा हमारा हाई कमीशन। क्या होगा, हाई कमीशन मतलब उच्च उपायुक्त मतलब। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि जो देश हमसे बिल्कुल ही अलग थे, जैसे कि अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यूएसए हो गए। ठीक है, इस सब में क्या होगा, इन सब में होगी हमारी एम्बेसी, दूतावास। क्या होगा, एम्बेसी। ठीक है, ये किस लिए खोली जाती है, ये खोली जाती है उन देशों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। दैट इज लीगल। अब जैसे रॉ जो होता है हमारे इंडिया में, जो रॉ है, रॉ एजेंट जो होते हैं,
वो विदेश में जाते हैं इकट्ठा करने को जानकारी, वो इलीगल होता है, ठीक है, मतलब वो लीगल तरीका नहीं है। बट जो क्या एम्बेसी हैं जो वहाँ के लोगों की सुरक्षा करते हैं, जो हमारे लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, लीगल क्या होता है वो लीगल। तो वो भी क्या है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो भी क्या है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी, कोई भी कैसी कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी अगर करी जाएगी तो उस फाइनेंशियल एक्टिविटी से जो भी इनकम जनरेट होगी, जो भी क्या होगी इनकम जनरेट होगी, उस इनकम को हम क्या बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। पहली बात, डोमेस्टिक इनकम प्लस जो इनकम हमने बाहर से कमाई है, बाहर से मतलब विदेश से कमाई है हमारे नॉर्मल रेजिडेंस ने, हमारे नॉर्मल रेजिडेंस से, अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा नेशनल इनकम। तो अभी बच्चों के ब्रेन में क्या पॉइंट आ रहा होगा, हु इज द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री, ठीक है, कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस कौन होता है, ठीक है। ठीक है, तो कौन होता है, सबसे पहली बात, ए नॉर्मल रेजिडेंस सेड, एक नॉर्मल रेजिडेंस कौन होता है, एक नॉर्मल रेजिडेंस वो होता है टू बी ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, हम कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री, हु ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन द कंट्री, जो ऑर्डिनरी रूप से क्या रह रहा हो कंट्री में रेजिडेंस कर रहा हो, ठीक है, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन अ कंट्री, मतलब जिसका जो वित्तीय मतलब फाइनेंशियल जो इंटरेस्ट है, पैसा खर्च करना, पैसा कमाना, वो कहाँ हो, वो देश के अगर अंदर है तो उसी को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंस, ठीक है। ए पर्सन मस्ट रिजाइड, ठीक है, रेजिडेंस, ए पर्सन मस्ट रेजिडेंस इन अ कंट्री फॉर 1 and more ईयर, जो व्यक्ति एक या फिर 1 साल से ज्यादा अगर देश में निवास कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री, ठीक है। मोर देन 1 ईयर टू बिकम ए नॉर्मल रेजिडेंस, 1 ईयर for 1 year and more than 1 year to become a normal residence of country। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी देश का नॉर्मल रेजिडेंस अगर बनना है तो उसे 1 या फिर 1 साल से ज्यादा देश में क्या करना पड़ेगा, देश में निवास करना पड़ेगा, ठीक है। जो व्यक्ति 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा अगर देश में रह रहा है और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी देश के अंदर कर रहा है, मतलब यही कमा रहा है, यही खा रहा है, यहीं पे खर्च कर रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंस, ठीक है। तो इट इज not compulsory that normal residence is the
सिटीजन ऑफ कंट्री, सिटीजन ऑफ कंट्री। जिसको हमने नॉर्मल रेजिडेंस बोल दिया वो जरूरी नहीं है कि वो सिटीजन भी है कंट्री का, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंस है वो पॉसिबल है, बट वो कंट्री का सिटीजन है वो पॉसिबल नहीं है। ए पर्सन मे बी रेजिडेंस ऑफ एन कंट्री इवन व्हेन ही इज ए सिटीजन ऑफ द अदर। ए पर्सन मे बी नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ वन कंट्री एंड सिटीजन ऑफ अदर कंट्री। अब सर ये कैसे हो सकता है? देखो एक बात बताओ, एक देश है चाइना, ठीक है, चलो चाइना छोड़ो, एक देश है नेपाल, और ये क्या है हमारा इंडिया, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या नेपाल के लोग वर्क पर्पस से इंडिया में आए हैं? सर बिल्कुल आए हैं। नेपाल के बहुत सारे लोग वर्क पर्पस से, काम के उद्देश्य से इंडिया में आए हैं, मानी बात आपकी। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या वो लोग ऐसे नहीं है जो 4-4, 5-5 साल से इंडिया में रह रहे हैं? और वैसी बात रह रहे हैं, उन्हें क्या हो चुका है, 1 या फिर उससे ग्रेटर देन 1 ईयर उन्हें यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो उन्हें हम बोल सकते हैं नॉर्मल रेजिडेंस। क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल रेजिडेंस। बट ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इंडिया के सिटीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिटीजन कहाँ के हैं? ये सिटीजन है नेपाल के। इसीलिए क्या कहा गया? ए पर्सन मे बी नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ वन कंट्री एंड सिटीजन ऑफ अदर कंट्री। एक पर्सन कोई भी है, चाहे ABC कोई भी है, वो एक कंट्री का सिटीजन हो सकता है और दूसरी कंट्री क्या हो सकता है? दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस माना जा सकता है। ये केस क्या है? ये केस पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद रेजिडेंस के बाद एक पॉइंट आता है NFIA, NFIA, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है NFIA, ठीक है। NFIA का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब समझना, NFIA का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर। और नेट का मतलब क्या समझते हैं? नेट का मतलब है इसमें कोई ना कोई चीज क्या हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है, माइनस। नेट का मतलब ही क्या होता है? कोई ना कोई चीज माइनस हुई होगी। जैसे कि हम बोले ग्रॉस सैलरी किसी की 10,000 रुपये है, उसमें से PF कट के, प्रोविडेंट फंड कट के, एम्प्लॉयज फंड कट के 4,000 रुपये हाथ में आए, तो दैट इज कॉल्ड 4,000 इज अ नेट सैलरी। 4,000 is a net salary and 1,000 deducted from the 5,000. That means 1,000 will be minus, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो NFIA में जब नेट वर्ड आया तो नेट वर्ड का मतलब क्या है? नेट वर्ड का मतलब है कि कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, किसी ना किसी में से माइनस हुआ होगा, तभी नेट निकल कर आया है। तो क्या हुआ है यहां पर? हुआ है फीफा माइनस फीटा, ठीक है। आपको मैंने जब न्यूमेरिकल्स पढ़ाए थे इसके, तो NFIA निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? NFIA निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था फीफा माइनस फीटा, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो इसका अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में थ्योरी लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? इट इज द excess amount of factor income from abroad, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या है? एक्सेस अमाउंट है किसका? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अर्न बाय आवर residents
ऑफ कंट्री। ठीक है, मतलब जो हमारे देश के लोगों ने कमाई है। ठीक है, एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अर्न बाय नॉन रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, नॉन रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, मतलब लेट सपोज हमारा जो देश है वो कौन सा है, हमारा देश है इंडिया। अब जो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस है, नॉर्मल रेजिडेंस आप बिल्कुल समझते होंगे, नॉर्मल रेजिडेंस कौन होता है, नॉर्मल रेजिडेंस सिटीजन नहीं होता। नॉर्मल रेजिडेंस का मतलब क्या होता है, अगर कोई विदेश का भी आदमी, कोई विदेश का भी व्यक्ति अगर हमारे देश में 1 साल या उससे ज़्यादा अगर काम करता है, 1 साल या उससे ज़्यादा अगर रहता है, और उसकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ से रिलेट करती है, उसकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड करती है इंडिया पे, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम बोलेंगे नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो उस नॉर्मल रेजिडेंस ने जो भी पैसा कमाया बाहर से, कहाँ से, बाहर से मतलब विदेश से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फीफा। उसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब विदेश के लोगों ने, विदेश के जो नॉर्मल रेजिडेंस है उन्होंने हमारे देश से कुछ क्या करा होगा, उन्होंने हमारे देश से कुछ इनकम जनरेट की होगी, तो उसी को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो हमने क्या देख लिया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, इसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा हमारा ट्रांसफर। इसके बाद देखेंगे हम ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ये व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है, तो इनकी हम बात करेंगे कैसे, these are those payments which not transfer any goods and सर्विसेज। ये देखो ऐसी ट्रांसफर्स होती हैं जिनमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता, नो गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड, सॉरी इंक्लूड छोड़िए, रिसीव्ड इन कंसीडरेशन। मतलब ऐसी पेमेंट, सुनो मेरी बात, आप किसी को पैसे दे रहे हैं, आप किसी को पैसे किस लिए दे रहे हैं, कोई सामान लेने के लिए, ऑब्वियसली बात है, मैं दुकान पे गया, मैंने एक सामान दिया, सॉरी पैसे दिए, तो पैसे के बाद क्या मिलेगा, मुझे सामान मिलेगा। बट एक बात बताएं, मैंने पैसे जाके मंदिर में दिए पुजारी को, तो उससे कुछ सामान मेरे को मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने कोई डोनेशन करी, उससे कुछ सामान मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने किसी को गिफ्ट दिया तो उससे कुछ पैसा में सामान मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड, इन्हीं को बोलते हैं हम ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। दीज आर यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब वन साइड ट्रांसफर, मतलब इसमें कभी भी कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डोनेशन, स्कॉलरशिप, ठीक है, इसके बाद हम बोल सकते हैं गिफ्ट, ग्रांट्स, चैरिटी। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारी ट्रांसफर पेमेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा प्राइवेट इनकम। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेट इनकम। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है? इट इज द इनकम। ठीक है, ये क्या होता है? एक इनकम पार्ट होता है, इनकम ऑफ, इट इज द फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। मतलब जितने भी सोर्सेज हैं उनसे जो भी हमें क्या हुई है, फैक्टर इनकम रिसीव हुई है। ठीक है, फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी करंट ट्रांसफर और गवर्नमेंट के द्वारा हमें दिया गया है। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्वायरिंग टू प्राइवेट सेक्टर्स। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्वायरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर किसी भी सरकार ने, अगर देश की सरकार ने या फिर पूरी दुनिया में कहीं से भी प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई भी करंट ट्रांसफर अगर करा गया है तो उसे हम किस में इंक्लूड करेंगे? उसे हम इंक्लूड करेंगे प्राइवेट इनकम में। इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो आएगा पर्सनल इनकम। क्या आएगा? पर्सनल इनकम। मतलब जो हमारा प्राइवेट इनकम है इसमें से कुछ पार्ट माइनस करेंगे, कुछ चीजें माइनस करेंगे। अब माइनस करना क्यों नहीं सिखा रहा आपको? क्यों? क्योंकि वो आपके सिलेबस से हट चुका काफी पहले। ठीक है, तो प्राइवेट में से जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? पर्सनल। और पर्सनल में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? पर्सनल डिस्पोजेबल। ठीक है, तो इट इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड। इट इज द income actually received by individual and households। देखो, ये वो इनकम है जो एक्चुअली किसको रिसीव हुई है? इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। सारी सोर्सेज से, चाहे कोई भी सोर्स है, ऑफ फैक्टर इनकम एंड करंट ट्रांसफर। ऑल सोर्सेज ऑफ फैक्टर इनकम एंड करंट ट्रांसफर। प्राइवेट सेक्टर को फैक्टर इनकम कहाँ से मिलती है? फैक्टर इनकम जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप से पैसा मिलता है, जैसे कि वेजेस, इंटरेस्ट, ठीक है, सैलरी, कमीशन जो मिलता है वो सब क्या है? फैक्टर पेमेंट्स। उनसे जो भी हमें नेट पैसा रिसीव हुआ है दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। फैक्टर इनकम में से कुछ कंपोनेंट, प्राइवेट इनकम में से कुछ कंपोनेंट माइनस करते हैं तो एक्चुअल अमाउंट क्या निकल के आता है? हमारा पर्सनल इनकम। इसके बाद भी इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, बहुत सारी चीजें माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? फिर निकल कर आएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब क्या आ गया? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज कॉल्ड पीडीआई। पीडीआई का मतलब क्या होता है? अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में सीखें तो पीडीआई का मतलब क्या होता है? खर्च करने योग्य पैसा। जो हमारे पास क्या है, किसी व्यक्ति के पास आफ्टर टैक्स डिडक्शन, आफ्टर ऑल डिडक्शन, टीडीएस काटने के बाद, टैक्स डिडक्शन सोर्स काटने के बाद, इंटरेस्ट काटने के बाद, मतलब जितनी भी चीज सब कटने के बाद जो पैसा इंसान के पास खर्च करने के लिए बचा, दैट इज कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो इट इज द इनकम रिमेनिंग विद इंडिविजुअल। इट इज द इनकम which remaining with individual and household।
जो भी इंडिविजुअल है या फिर हाउस होल्ड हैं उनके पास जो पैसा रिमेनिंग बचा है, जो पैसा रिमेनिंग बचा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल टैक्स सोर्सेस, मतलब जितनी भी सोर्सेस थी टैक्स की सभी से पैसा कटने के बाद अगेंस्ट देयर इनकम एंड प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। मतलब सरकार ने जो भी टैक्स लिया किस पे, दो टैक्स, कौन कौन से, एक तो होता है वेल्थ टैक्स, वेल्थ का मतलब संपत्ति पे जो आपको कर लगता है, ठीक है, अधिक संपत्ति होने पे क्या लगता है, कर लगता है, मतलब टैक्स लगता है, और एक लगता है इनकम टैक्स, ठीक है। तो दोनों ही टैक्स लगने के बाद जो पैसा आपके पास खर्च करने योग्य बचा दैट इज कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसके बाद भी आप पर टैक्स लगेगा, कब लगेगा, जैसे ही आप कोई सामान खरीदेंगे तो सामान खरीदने पर कौन सा टैक्स लगता है, सामान खरीदने पर टैक्स लगता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो वो भी लगेगा। बट अब तक सारे डायरेक्ट टैक्स लगने के बाद जो आपके हाथ में जो पैसा मिला आपको दैट इज कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या आएगा, जिसे हम बोलते हैं जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब समझते हैं हम, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। प्रोड्यूस ऑफ ऑल, प्रोड्यूस ना लिख के आप यहाँ लिखें ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो अब प्रोड्यूस क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि प्रोड्यूस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्रोड्यूस तो रॉ मटेरियल भी होता है, समझ रहे हैं बात को। बट हमें क्या लिखना है, ऑल फाइनल गुड्स, ऑल फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। विदिन द डोमेस्टिक, विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी of country during the fiscal year, during the fiscal year, ठीक है। during fiscal year inclusive of all consumption, inclusive of all consumption एंड, कंजप्शन के बाद अगर देखें कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का अगर सिंपल सा मतलब लिखें तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, डेप्रीशिएशन। मतलब डेप्रीशिएशन का मतलब क्या समझ में आता है, डेप्रीशिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर एंड यूजेस ऑफ एसेट्स एंड ओल्डेज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। मतलब किसी भी सामान के उपयोग करने से, यूज होने से, टूटने फूटने से, उसका समय आगे निकलने से क्या होता है, जब किसी भी एसेट का अगर वैल्यू कम हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंजप्शन ऑफ कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। जो हमने फिक्स कैपिटल लगाया हुआ है फिक्स एसेट के रूप में, उसमें जो कम वैल्यू हुई है, जो उसका कंजप्शन हुआ है। अब एक बात बताएं, एक साल में हमने मशीन पहले दी हमने 1 लाख रुपए की, एक साल बाद उस मशीन की वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपये। तो मतलब क्या है, हमने एक साल में कितने कंजप्शन कर लिया मशीन का, 50,000 रुपये का, ठीक है।
तो इसी कंजप्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी कंजप्शन को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू बियर एंड टियर एंड यूजेस ऑफ एसिड्स। मतलब जो किसके कारण से होता है, जो किसी भी एसिड के टूटने फूटने से होता है। तो जीडीपी क्या समझ में आता है, जीडीपी का मतलब क्या समझ में आता है कि अपने देश के अंदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, किसी भी देश के कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने आपको समझा दी है अभी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है किसी भी देश की सीमा, ठीक है। सीमा का मतलब क्या समझ में आता है, बाउंड्री नहीं, मतलब जहाँ जहाँ पर सरकार का क्या है, अधिकार है, जहाँ जहाँ पर सरकार क्या है, अधिकार है। अगर विदेश में हमारी एम्बेसी है, हमारा हाई कमीशन है, तो वो भी क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरी, मतलब उसके अंदर के लोग भी क्या होंगे, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी क्या होंगे, हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ तक अगर सबको समझ में आया हो, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का मतलब होता है हमारी एक जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है, उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सामान प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं जीडीपी। उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई है पहले भी, जैसे ही दो चीज़ें पढ़ाई थी अगर आपको याद हो, पहला पढ़ाया था हमने फैक्टर कॉस्ट और दूसरा पढ़ाया था मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे क्या लेना है हमको, मार्केट प्राइस, जितना भी सामान है सबका मार्केट प्राइस, दैट इज कॉल्ड MRP, ठीक है। ये क्या है हमारा आज का टॉपिक, यहाँ पे एंड करते हैं। कल से हम इस टॉपिक को यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है।